इजरायली फौज में हमास का खौफ, हजारों भागे गाजा छोड़कर। कोई कह रहा है 10,000 फौजी छोड़कर जाएंगे गाजा, कोई कह रहा है 15,000 फौजी छोड़कर जाएंगे गाजा। और ऑफिशियल जो खबर आई है वो है 2 ब्रिगेड्स की। एक ब्रिगेड में 5 से 7,000 तक फौजी होते हैं। दोस्तों, ऑफिशियल खबर आ रही है, योव गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि चूंकि आईडीएफ ने ये इंडिकेशन दिया है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स ने यह इंडिकेशन दिया है कि जो रिजर्विस्ट फौज है उसे गाजा से निकाल देना चाहिए और उन्हें वापस उनके कामकाज में लौटा देना चाहिए। 2 बातें यहां पर। रिजर्विस्ट फौजी है कौन? देखिए दोस्तों, जो छोटे देश होते हैं वहां पर ऐसा नहीं होता कि फौज जो है उसके लिए कुछ लोग अप्लाई करते हैं और जाके ज्वाइन करते हैं। छोटे देशों में आबादी कम होती है, इसीलिए वहां के हर सिटीजन को फौजियों की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे वो कॉलेज के लिए निकलते हैं, ठीक उसी तरीके से उन्हें तुरंत के तुरंत जो है इस प्रकार के एक प्रोग्राम में डाल दिया जाता है, कोर्स उन्हें करा दिया जाता है जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग एकदम कंपलसरी रहती है। तो इन्हें कहा जाता है रिजर्विस्ट फौज। ये कंप्लीटली फुल टाइम फौजी नहीं होते हैं, ये आम सिटीजन्स होते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई पुलिसमैन होता है, कोई कुछ होता है। ये सब के सब अपनी अपनी ड्यूटीज, अपनी लाइफ बिताते रहते हैं। और जब देश को जरूरत पड़ती है तो इन रिजर्विस्ट फौजियों को बुलाया जाता है और ये अपना काम काज छोड़कर फौज में काम करने के लिए वापस आते हैं। इन्हें रिजर्विस्ट फौजी कहा जाता है। अब जो खबर आ रही है इजराइल की तरफ से वो ये है कि 2 ब्रिगेड्स को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। इसके मायने तो बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन हम 2 ही मायने निकालने की कोशिश करेंगे समझने के लिए कि इन 2 ब्रिगेड्स को वहां से क्यों निकाला जा रहा है। अब बात करें आईडीएफ की और आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन की और डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया इजराइल के उनकी, तो उनके हिसाब से नॉर्दर्न गाजा में पूरी तरीके से इजराइल का कब्जा हो चुका है, यानी कि आईडीएफ ने वहां पर अपनी कार्रवाई करके अपना कब्जा कर लिया। ये कहना है आईडीएफ का, अगर उनकी बात माने, उनका क्लेम है, दावा है। और इस वजह से अब जो रिजर्विस्ट हैं उन्हें वापस अपने कामकाज में भेज देना चाहिए, यह कहना है योव गैलेंट के डिफेंस मिनिस्टर का। पर जरा गौर फरमाइए दोस्तों, लगातार खबरें आ रही हैं कि आज 8 खत्म हो गए, कल 10 खत्म हो गए। इतने सारे जो हैं, जो फौजी हैं वो लगातार गाजा के अंदर ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान खत्म हो रहे हैं। और ये आंकड़े सिर्फ साउथ गाजा से नहीं आ रहे जहां पर काफी लेजर टारगेटेड ऑपरेशन चल रहे थे। ये खबरें नॉर्थ गाजा से भी आ रही हैं। नॉर्थ गाजा के कई इलाकों से खबरें आई हैं, सेंट्रल गाजा के इलाकों से खबरें आई हैं कि वहां पर फौजियों को खत्म किया गया हमास के लड़ाकों के द्वारा। तो क्लेम किया जा रहा है इजरायली फौज की तरफ से कि पूरी तरीके से नॉर्दर्न गाजा उनके कब्जे में है। तो अगर कब्जे में उन्होंने किया भी होगा तो वहां पर लगातार रिटेलिएटरी अटैक चल रहा है। हमास ने वहां जंग बंद नहीं करी है, पहले नंबर वाली पॉइंट। ऐसी स्थिति में रिजर्व फौजियों को वहां से बाहर निकालना, एक तो एक क्लेम हो गया कि हमने कब्जा कर लिया तो इनको वापस भेज रहे हैं, पर इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि क्या रिजर्विस्ट फौजी उतने स्किल्ड नहीं है गुरिल्ला वॉरफेयर में, वो भी हमास जैसे खतरनाक दुश्मन के खिलाफ। क्या हमास के लड़ाके बेहद भारी पड़ रहे थे रिजर्विस्ट फौजियों के ऊपर? और ये तो डिसीजन था रिजर्विस्ट को बुला करके सीधे ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अंदर भेज देना। क्या ये डिसीजन भारी पड़ गया इजरायली डिफेंस फोर्स को? क्या ये गलत डिसीजन था? जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका, ये डिसीजन किसने नहीं लिया? ये डिसीजन किसने लिया था? आईडीएफ चीफ ने लिया था, योव गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के उन्होंने लिया था, ये नेतन्याहू ने आदेश दिए थे। क्या इस डिसीजन की वजह से रिजर्विस्ट की जान वहां खतरे में पड़ गई थी? जो फुल टाइम फौजी नहीं है वो जब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गए तो क्या वो सिटिंग डक बन गए, आसान शिकार बन गए हमास के लड़ाकों के लिए? और क्या उनकी सबसे ज्यादा जो है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा खात्मा जो हुआ है वो इन्हीं फौजियों का, रिजर्विस्ट फौजियों का हुआ है? तो क्या यहां पर इजराइल का डिसीजन रिजर्विस्ट फौजियों को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में भेजने का गलत था? दोस्तों, चांसेस ये हैं कि रिजर्विस्ट जो फौजी होंगे, क्योंकि उनका स्किल लेवल फुल टाइम फौजियों से बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और हमास के लड़ाकों ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया होगा। जब कम पड़ी होगी तादाद जो फुल टाइम फौजी उनकी, तब रिजर्विस्ट को अंदर भेजा होगा और उनके फाइटिंग स्किल को पढ़ लिया होगा हमास के लड़ाकों ने, और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि इन्हें पहले टारगेट किया गया होगा ताकि जो कैजुअलिटी का नंबर है वो ज्यादा बढ़कर दिखे, और शायद इसीलिए रिजर्विस्ट फौजियों को वहां से हटाया जा सकता है। तो 2 एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। दूसरा एक्सप्लेनेशन हमने जो बताया वो भी हो सकता है, और पहला एक्सप्लेनेशन जो योव गैलेंट ने कहा कि भाई हमने कब्जा कर लिया तो हम वहां से वापस बुला रहे हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि लगातार हर दिन खबरें आ रही हैं थ्रू आउट गाजा स्ट्रिप
कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया फौजी खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया या पूरी तरीके से हमारा वहां पर बोलना चाहिए, हमारा जो बोलना चाहिए कि वहां पर हमारा स्ट्रांग होल्ड हो गया, ये कहना गलत होगा अभी की स्थिति में। तो देखा जाए दोस्तों तो सीधे से इस ओर देखना चाहिए कि हमास ने इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गाजा के अंदर, इतने ज्यादा एम्बुश बजाए, पता नहीं चलता था कब किस बिल्डिंग के पीछे से निकल आए, कब किस खिड़की से अपने कंधे पर आरपीजी लॉन्चर लेकर के वो दिख जाएं, कब कौन सा टैंक उड़ा दें, कब किस मलबे के नीचे मौजूद सुरंग से बाहर निकल जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता था। हमास के लड़ाकों ने ड्रोन उड़ाकर, कमर्शियल ड्रोन, मिलिट्री ड्रोन नहीं, कमर्शियल शादी ब्याह में इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल ड्रोन के ऊपर में उन्होंने आरपीजी ग्रेनेड लटका करके जहां फौजी खड़े दिखते थे उनके ऊपर गिराने का काम भी किया है। ऐसी खतरनाक स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ आईडीएफ का। एंटी पर्सनल माइंस को, जो मलबे हैं, जो सड़कें हैं, उनके ऊपर डाल दिया गया। स्नाइपर्स के माध्यम से रूट जो था वो आईडीएफ के फौजियों का डाइवर्ट कराया गया। स्नाइपर फायर करते थे, उनकी फायरिंग से डर करके आईडीएफ के फौजी समझते थे यहाँ स्नाइपर हो सकता है, इससे नुकसान होगा, इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाएंगे। वो रास्ता अपना चेंज करते थे। डायरेक्शन चेंज करते ही उन्हें पता चलता था कि यहाँ पर ऑलरेडी एम्बुश लगा के रखा गया था और स्नाइपर का काम था जो आईडीएफ का कॉन्वॉय आ रहा था उसे दिग्भ्रमित करके दूसरी रूट पर भेजना, उसके मिसडायरेक्ट करना। और जब वो वहां पहुंच जाए तो वहां एम्बुश लगा करके जो बैठे रहते हैं, घात लगाकर जो वहां पर हमास के लड़ाके बैठे होते थे, उनसे उनका सामना होना, या फिर वहां पर माइन फील्ड बना देना। खतरनाक ड्रम में एक्सप्लोजिव, सस्ता एक्सप्लोजिव, डीजल, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव मटेरियल और छर्रे और शार्पनल्स, मेटालिक शार्पनेस डाल करके बैरल बम बनाना, उन्हें जमीन के नीचे दबा देना और फिर उसके बाद जब रूट चेंज करके वहां से कॉन्वॉय गुजरे तो उसे डेटोनेट कर देना। इस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करने की वजह से वहां काफी ज्यादा जो है आईडीएफ को नुकसान हुआ, आईडीएफ को झटका लगा और हो सकता है कि वहां पर रिजर्विस्ट जो हैं वो एकदम आसान शिकार बन रहे हो हमास के लड़ाकों के लिए, इसीलिए उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों अब इंटरनेशनल दबाव भी अपने चरम पर है। यमन के हुथियों पर भी कोई बड़ी कार्रवाई कभी भी अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन मिलकर कर सकते हैं। हिजबुल्लाह लगातार आक्रामक हो रहा है, लगातार वार पे वार कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं बीता 7 अक्टूबर के बाद से आज तक, जब वो संधि हुई थी तब की बात अलग है, जब युद्ध विराम हुआ था 7 दिन का तब की बात अलग है, उसकी इतर अगर बात करें तो कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हिजबुल्लाह ने कोई मिसाइल, रॉकेट या कुछ भी फायर नहीं किया हो। दोस्तों हुती एक्टिव है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है दुनिया के लिए कि बड़े बड़े नेशन उनके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। लेबनान रुकने का नाम नहीं ले रहा वहां का हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर में, हमास ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि फौजियों को रेस्ट देने के नाम पे बार बार जो वापस बुलाया जा रहा है वो ये साफ करता है कि धीरे धीरे मिलिट्री एक्टिविटी को कम किया जाएगा, कमजोर किया जाएगा, ताकि सिविलियंस जो फिलिस्तीन के जो आम लोग हैं उनकी कैजुअलिटी की संख्या कम हो। अगर वो बढ़ती गई तो इंटरनेशनल दबाव इतना बढ़ जाएगा इजराइल के ऊपर में कि उन्हें जंग तुरंत रोकनी पड़ जाएगी। इस बात को इजरायली सरकार अब समझ चुकी है और वहां भी मतभेद चल रहा है। नेतन्याहू के साथ मतभेद चल रहा है, योव गैलेंट का जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके साथ। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत ही मिसमैनेज जंग के रूप में निकल कर आई है ये इजराइल हमास जंग, जिसमें इजराइल ने जरूरत से ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया। नतीजतन आम जिंदगियां काफी चली गई हैं और जो स्कार है, जो चोट के निशान है, ये दोनों साइड बहुत गहरे होंगे। एक दिन एक उनका अच्छा फेस्टिवल होता है, इजराइलियों का फेस्टिवल खत्म होता है, दूसरे दिन ताबड़तोड़ फिलिस्तीनियों की तरफ से, हमास की तरफ से हमला इजराइल पर। वो जख्म वो नहीं भूल पाएंगे इजरायली। उसके बाद में अब इधर गाजा के ऊपर इतनी बमबारी की 20-21 हजार लोग खत्म हो गए, ये जख्म फिलिस्तीनी कभी नहीं भूल पाएंगे। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ओर रेडिकलाइजेशन अपने चरम पर होगा, एक्सट्रीमिज्म अपने चरम पर होगा और जब मौका मिलेगा ये दोनों अपने स्कोर्स लेवल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। यहाँ पर एक हमले का जवाब दूसरे हमले से देने के बजाय दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक से देना चाहिए था नेतन्याहू को। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नेतन्याहू को जो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की वो हमास के ऊपर करनी थी, लेजर टारगेट पर करनी थी, पूरे गाजा के ऊपर जो उन्होंने आक्रमण किया, जिस तरीके से तबाही मचाई, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया जिसकी वजह से अब इजराइल के अस्तित्व पर भी खतरा हमेशा बना रहेगा? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या नेतन्याहू से यहाँ गलती हो गई? क्या रिजर्विस्ट फौजियों को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेजना उनकी मजबूरी थी या उनकी सबसे बड़ी गलती? ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब हम आपसे चाहेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर लिखें। क्या ये दोनों डिसीजन सही थे इजराइल के या गलत थे? जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी सब भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।